everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. Viewers, स्टमक और लिवर की बीमारियां आजकल पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रही हैं. एसिड रिफ्लक्स, स्टमक अल्सर, फैटी लिवर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हर एज के लोगों को मुतासिर कर रही हैं. तो आज का जो हमारा शो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और इनके इलाज क्या हैं. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान जावेद. अस्सलाम वालेकुम सर. वेलकम टू हेल्थ टॉक. थैंक यू सो मच. डॉक्टर उस्मान, जैसे कि मैंने बात की कि आजकल की वायरल इन्फेक्शन जो हैं, स्टमक अल्सर्स और हेपेटाइटिस वगैरह बहुत तेजी से फैल रहे हैं. क्लाइमेट चेंज है, कुछ डाइट का असर है. तो स्टमक और लिवर की कौन सी बीमारियां जो आजकल बहुत तेजी से फैल रही हैं? थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया. सबसे पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँगा दो चीज़ों के अंदर. एक होता है वाटर बॉर्न डिजीज, यानी जो पानी की वजह से चीज़ें जो हैं वो फैल रही होती हैं, और दूसरा होता है ब्लड इन्फेक्शन. अगर हम पानी की बात करें तो पानी के अंदर जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, जिसको हम पीला खान भी कहते हैं, वो बहुत प्रेवलेंट है. फिर आजकल जैसे मानसून का सीजन है, इसके अंदर आपके डायरिया और इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटोजोल बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी हैं. मोशन बहुत ज़्यादा है और इनकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होने लग पड़ी है. यानी जो आमतौर पे पहले बीमारी थोड़े टाइम के लिए होती थी, अब ज़्यादा टाइम के लिए होने लग पड़ी है. और दूसरे नंबर पे हम जब देखते हैं तो ब्लड इन्फेक्शन है, जिसके अंदर आपके अल्सर्स आ जाते हैं, फिर आपका बी और सी हेपेटाइटिस आ जाता है, टीबी बहुत कॉमन होती जा रही है. ठीक है, ये हमारी जो है ना, अगर हम कैटेगराइज करें तो ये दो चीज़ों में हम कैटेगराइज इसको कर रहे हैं. अच्छा, तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, क्या वजह है? जो हेपेटाइटिस बी और सी की फैलने की वजह है ना, वो बेसिकली हमारी स्क्रीनिंग ना करवाना है. ठीक है. दूसरा ये है कि सोर्सेज होते हैं, जैसे ब्लड बॉर्न सोर्सेज हैं, खून का जो इंतकाल होता है, यानी खून जो लोग लगवाते हैं बगैर स्क्रीनिंग के लगवा रहे होते हैं, जो लाहौर जैसे शहर में तो नहीं, लेकिन अगर फार फ्लंग एरियाज में चले जाएं तो वो एक प्रेवलेंट कॉज बन रही होती है. इसके अलावा फिर ये होता है कि स्क्रीनिंग के अलावा हम लोग अपने टेस्ट भी नहीं करवा रहे होते. तीसरे नंबर पे बार्बर्स के पास जो जा रहे होते हैं, फिर नेल कट कर रहे होते हैं, वो अनप्रोटेक्टेड सोर्स है. इवन दो जो खवातीन अपना मैनिक्योर वगैरह करा रही होती हैं, उसके भी इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं होते. तो अगर कोई भी एक बंदा जिसको हेपेटाइटिस बी या सी था, तो वो कैरियर बन सकते हैं. इसी तरह अर्ली मैरिज से पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए हेपेटाइटिस बी और सी की, जो कि आमतौर पे नहीं हो रही होती. जब वो नहीं होती तो पार्टनर्स के अंदर ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह बेबी के अंदर ट्रांसमिशन के चांसेस भी हो रहे होते हैं. तो एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग कर रहे थे. बार्बर्स को एक स्पेशल किट प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो अपना कर सके, लेकिन आजकल वो अवेलेबल नहीं है. अच्छा, तो डॉक्टर उस्मान, गैस्ट्रिस और एसिड रिफ्लक्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा, गैस्ट्राइटिस और एसिड रिफ्लक्स जो है ना, सिनोनिमस टर्म्स हैं. गैस्ट्राइटिस का मतलब ये होता है कि मैदे की झिल्ली की सोजिश हो जाना. ठीक है. और जो एसिड रिफ्लक्स होता है उसका मतलब ये होता है कि मैदे का मुंह खुल जाना, जिसकी वजह से एसिड जो है आपके खुराक की नाली में यानी इसोफेगस में आने लग पड़ता है. तो ये प्राइम डिफरेंस है. दोनों के अंदर हमें पीपीआई यानी कि एंटासिड्स देने पड़ते हैं, और वही इसका होता है. लेकिन एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स सेम चीज है, तकरीबन सेम होते हैं, सिनोनिमस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइल्ड डिफरेंस होता है. लेकिन ज्यादा उसके अंदर जो रोल है वो आपकी डाइट का, हमारे खाने, क्योंकि आजकल इस तरह के हो गए में अगर आप डाइट ज्यादा बेहतर करें तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती. डॉक्टर उस्मान, जो फैटी लिवर है पाकिस्तान में क्यों इतना ज्यादा है? लोगों में आजकल ये बीमारी क्यों इतनी ज्यादा फैल रही है? क्या वजह है? इसके पीछे कोई डाइट है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड, क्या वजह है? बेसिकली पहले फैटी लिवर इतना प्रेवलेंट नहीं था, क्योंकि हम टेस्ट भी नहीं कराते होते थे. अब बहुत सारे लोग क्योंकि स्क्रीनिंग के ऊपर आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो उसके अंदर ये प्रोमिनेंट होता है. ज्यादा रोल इसमें हमारी डाइट का होता है. ठीक है. आमतौर पर हम लोग फैटी फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा है, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा गया हुआ, और इसके अंदर ना कोई पहले वो नहीं रह गया, डिफरेंस नहीं रह गया हुआ. पहले होता था कि शायद जो ओबीज लोग हैं उनके अंदर फैटी लिवर के चांसेस ज्यादा हैं, या पतले लोगों में ज्यादा है. आमतौर पे देखा गया पतले लोग ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं टू डेवलप फैटी लिवर, क्योंकि उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन इस तरह की होती है. जो बंदा ओबीज है ना, उसके अंदर तो एक आ रहा है सिंपल कि उसका विस्ट्रल फैट नहीं है, उसका बॉडी का फैट है, जिसकी वजह से वो चीजें आ रही हैं. जो लोग पतले होते हैं उनके अंदर विस्ट्रल फैट आती है, यानी ऑर्गन के ऊपर फैट आना स्टार्ट होता है, और वो ज्यादा डेंजरस होते हैं. एक स्टडी ये कहती है कि बाय 2030 आपके जो मोस्ट ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट्स हैं, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ फैटी लिवर एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी या सी. अच्छा, अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो आजकल यंग जनरेशन में ये बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं. अल्सर हो गया, एसिड रिफ्लक्स हो गया, और भी बहुत सारी स्टमक की जो बीमारियां हैं. तो ऐसा क्यों है? यंग जनरेशन क्यों टारगेट हो रही है ज्यादा? यंग जनरेशन इसलिए टारगेट हो रही है क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न्स नहीं है. ठीक है. स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, नाइट टाइम जॉब्स हैं, जैसे कॉल सेंटर्स की जॉब में हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज में लोग काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं. तो लेट नाइट जितनी देर जागते रहते हैं, मंचिंग होती रहती है, फास्ट फूड चलते रहते हैं. तो इस वजह से जो है वो आपका स्टमक का जो एक प्रॉपर डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है ना, टोटली डिस्टर्ब हो गया. अच्छा, तो एज का कोई फैक्टर नहीं है, किसी भी एज को हो सकता है, बच्चे हैं या बड़े हैं? लेट मी टेल यू, आई हैव अ 6-year-old पेशेंट जिसको स्टमक प्रॉब्लम है.
ठीक है, तो इसमें एज प्रेवलेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिक कॉज वॉज के जो उसने बाहर से जो आपके लोकल मेड चिप्स होते हैं और फास्ट फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते हैं। हम बच्चों को खुद शुगरी ड्रिंक्स की तरफ लेके जाते हैं, उनका जब टेस्ट डेवलप हो जाते हैं फिर हम उनको कहते हैं छोड़ दें, दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये बहुत बेसिक कॉज है, तो इसमें एज का प्रॉब्लम नहीं है, डाइट का प्रॉब्लम ज़्यादा है। अच्छा सर, अभी तो हमने बहुत सारी बीमारियां जो है वो डिस्कस की हैं, तो मैं चाहूँगी कि अब हम सिम्टम्स की तरफ आएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेपेटाइटिस बी और सी है तो इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो गया है? आमतौर पर ये वाली जो बीमारियां होती है ना, बी और सी, ये सिम्टमलेस होती हैं अर्ली स्टेजेस के ऊपर, जल्दी इसके ऊपर सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि कुछ केसेस के अंदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे स्क्रीनिंग होती है कि आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो पता लगे जिगर खुरदरा होना स्टार्ट हो रहा है, तो अर्ली साइन है। ठीक है, या आपको थकावट बहुत ज्यादा रहने लग पड़ी है, आपकी आंखों में पिलाहट आने लग पड़ी है, तो ये वार्निंग साइन है। अगर इस तरह का कोई भी आपको साइन महसूस हो रहा है तो आप फौरन ही अपने डॉक्टर से रजू करना है, इससे पहले कि देर हो जाए। और इसी तरह अगर हम अल्सर की बात करें, एसिड रिफ्लक्स की बात करें, स्टमक इश्यूज की बात करें, फैटी लिवर की बात करें, तो इनके क्या सिम्टम्स हैं? अच्छा, अगर हम स्टमक के रिलेटेड डिजीज में बात करें तो उसमें आपको ज्यादातर जो है ना बोझलपन होना, फिर उसके अलावा आपको एसिड रिफ्लक्स आ जाना या सीने में जलन होना, पेट में दर्द रहना, खाने के बाद पेट का फूल जाना, ये कॉमन सिम्टम्स है इसके अंदर। और फैटी लिवर के हवाले से ना आमतौर पर सिम्टम्स उस तरह नहीं आते अनटिल अनलेस कि अगर आपको अब्डोमिनल पेन रहने लग पड़े या आपको उसके अंदर जो है वो आपके LFTs रेंज होने लग पड़े। लेकिन वो भी तब है अगर आप अपना टेस्ट करवा रहे हैं। आमतौर पे जो बी और सी है या हेपेटाइटिस है, ये साइलेंट्स होते हैं। ये तकरीबन 20 साल के बाद इनका सीरो कन्वर्जन रेट होता है, जो आपके खुरदरापन जिगर में हो रहा होता है, ये सारे 20 साल की उम्र में जाके आ रहे होते हैं, 20 साल बाद। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनिंग मतलब हर 6 महीने बाद या साल बाद कराते हैं तो वो अर्ली साइन में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर उस्मान, आजकल हम देखते हैं कि लोगों को अगर स्टमक का कोई इश्यू होता है ना, स्टमक रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उन्होंने राइजिक खा लेना है, और लोगों को लगता है कि राइजिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा ही है? नहीं, ये बिल्कुल गलतुल आम चीज़ है। आमतौर पे ना हमारे घर में माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स होते हैं तो बगैर किसी उसके ना प्रिस्क्रिप्शन के कंटिन्यू रहते हैं, और आपके मेडिकल स्टोर्स भी देते रहते हैं। एक स्टडी आई है जिसमें वो कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म यूज आप एंटासिड्स का करते हैं तो दैट कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, वो दिल की बीमारियां कर सकते हैं, हार्ट फेलियर में भी लेके जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के साथ प्रेवलेंट है। ठीक है, आपको याद हो कुछ अर्सा पहले एक दवाई थी, अगर मैं नाम लूँ, जेंटेक के नाम से आती थी, जो कि विड्रॉ कर ली गई थी मार्केट से उसके इल इफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, वो हार्ट प्रॉब्लम्स करने लग पड़ी। तो लॉन्ग टर्म यूज किसी भी दवाई का नुकसान दे, चाहे वो पैनाडोल क्यों ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो इन सारी बीमारियों की प्रिवेंशन क्या है? हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक मुस्तनिद सोर्स के ऊपर जाए जहाँ से आपने ब्लड लगवाना है। ठीक है, आपका ब्लड PBT के लाइसेंस शुदा हॉस्पिटल या बैग्स हो जो कि क्लीन हो, जो कि वेरीफाइड हो, जिनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर हुई हो। फिर उसके अलावा जब आप अपने बार्बर के पास जाएं तो आप अपना इक्विपमेंट लेके जाएं, उनके इक्विपमेंट ना यूज करें। थर्डली, आप ये करें कि आप जो भी एक प्रोसीजर कराने के लिए जा रहे हैं पहले चेक करें कि वो बंदा वेरीफाइबल है, उसके पास इक्विपमेंट प्रॉपर है, उसके पास ऑटोक्लेव एटलीस्ट पड़ा हुआ है, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। एसिड रिफ्लक्स की बात करें, फैटी लिवर की बात करें, अल्सर की बात करें, इनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, जो फैटी लिवर और इन सारी बीमारियों के लिए ना आपके पास डाइट एक प्रॉपर जो हाल है ना, मेडिसिन हम जितनी भी देते हैं ना वो देते हैं प्रिवेंटिव तौर पर, ये चीज़ें इसको कंट्रोल कर लें। ज़्यादा रोल आपकी डाइट के। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा रखते हैं, आप सैलड्स खाते हैं, आप फास्ट फूड अवॉइड करते हैं, ठीक है, मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अवॉइड करते हैं, तो आपके सारे सिम्टम रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर ये ना कि आप अगर प्रॉपर फ्रीक्वेंट मील लीजिए, अगर आप एक टाइम पे पेट भर के खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुबह नाश्ता बहुत अच्छा किया, सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया, अब मेरे दिन अपना तेजाब बनाना है जो कि इसको डैमेज करेगा। ठीक है, तो आपको ये है कि फ्रीक्वेंट शॉर्ट मील्स लेते हैं, चाहे आप बेशक एक डेट ही क्यों ना लें, लेकिन लें लाजमी। अच्छा, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बीमारियां हैं, तो अगर इस सूरत में आप डाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, तो वो अलाउ होती है, करनी चाहिए क्या? वो मजीद आपकी हेल्थ को खराब करेगी? स्टमक प्रॉब्लम्स है ना, जिनको रिफ्लक्स है, उनके लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, क्योंकि जितनी देर वो भूखा रहेंगे मैदे की तेजाबियत और ज्यादा बढ़ने लग पड़ेगी, तो वो उनको तंग करेगा। हाँ, बाकी लोग कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जिससे आजकल कीटो डाइट बहुत चल रही है, उसमें आप सिर्फ जो है ना वो फैट्स दे रहे हैं, आप बाकी चीजें निकाल देते हैं, तो आपकी बॉडी को एक आदत होती है कार्ब्स और प्रोटीन की, क्योंकि बचपन से हम कार्ब्स खाते आ रहे हैं, शुगर्स खाते आ रहे हैं। जब आप एकदम से वो करते हैं विड्रॉ, तो दैट कॉज साइंस ऑफ अर्ली एजिंग, आपके बाल गिर जाते हैं, आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स आने लग पड़ते हैं, तो नुकसान दे। अच्छा डॉक्टर उस्मान, अगर मैं स्टमक इश्यूज के हवाले से बात करूं तो आजकल हम देखते हैं कि स्टमक कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, हर दूसरे बंदे को स्टमक कैंसर है, इसके पीछे क्या वजह है? फिर बेसिक कॉज तो आपकी डाइट है, दूसरे नंबर पे फिर प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि हमारी जो स्क्रीनिंग है ना वो नहीं है। आमतौर पे बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, आपके पास फास्ट फूड खाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को देने के लिए ना पैसे नहीं है। फिर इसी तरह टेस्ट भी नहीं करवाते हैं,
फिर जो एक फॉर एग्जांपल छोटा सा स्टमक अल्सर था ना, वो डेवलप करके बड़ा होके जो है ना वो कैंसर में बन जाता है। फिर प्रॉब्लम ये है कि अर्ली साइंस क्योंकि नहीं आ रहे होते, आपने चेकअप ही नहीं कराया था, तो वो लेट डायग्नोज होते हैं और फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आती है हमारे लिए। सेम गोज विद लिवर कैंसर एज वेल, कि लिवर कैंसर भी अर्ली डिटेक्ट नहीं हो रहे होते, ठीक है। जब वो डिटेक्शन के बाद हमारे पास आते हैं तब स्टेज 4 पे चले गए होते हैं, जिसपे हम बहुत ज्यादा हेल्प पेशेंट को नहीं कर सकते। डॉक्टर उस्मान, अभी हमने बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं, बीमारियां डिस्कस की हैं, तो मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछना चाह रही थी कि IBS, ये IBS है क्या? इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? IBS जो है दैट इज नोन एज इरिटेबल बाउल डिजीज ना, इसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक IBS होता है, एक IBD होता है। IBS है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और IBD होता है इरिटेबल बाउल डिजीज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन सिम्टम तकरीबन एक तरह के होते हैं। अब IBS को अगर हम फर्दर डिफाइन करें तो IBS के आगे से 3 टाइप्स होते हैं। एक वो है जिसके अंदर डायरिया होता है, एक वो है जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, एक फिर हम कहते हैं IBS मिक्स, जिसके अंदर एक दिन मरीज सुबह उठता है उसको डायरिया होता है, शाम को उसको कॉन्स्टिपेशन होगी होती है। ठीक है। अगर हम IBD की बात करें तो अगर जो पेशेंट है उसको वॉशरूम्स के साथ ब्लड आने लग पड़े तो दैट इज मोस्ट लाइकली IBD। ठीक है। दोनों के अंदर डाइटरी मॉडिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये कंट्रोलेबल डिजीज है, क्योरेबल नहीं है। अब दवाइयां देंगे, परहेज करेंगे, फ्लेयर्स कंट्रोल रहेंगे, पेशेंट बेहतर रहता है। तो अगर रीजन की बात करें तो IBS होता क्यों है? ये जेनेटिक डेपोजिशंस होती हैं इसके अंदर, आमतौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, और आपका डाइटरी पैटर्न इस पे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब अगर आप एक 360 डिग्री डाइट अपनी चेंज कर देते हैं, यानी बाहर से बहुत ज्यादा खा रहे हैं और होममेड फूड्स नहीं है, आपके फूड में कार्ब्स नहीं है, फाइबर नहीं है, तो डेवलप होने के चांसेस हैं। अच्छा, IBS के हवाले से कुछ मिथ्स भी हैं, उनको कैसे क्लियर करेंगे आप? मिथ्स के अंदर देखें, सबसे पहले तो ये आता है ना कि IBS जो है वो उन्हीं लोगों को होता है जो कि फैट होते हैं, जो बाहर से खा रहे होते हैं, इरिवर्सिबल कॉज है। ठीक है। दूसरा ये है कि हर एज ग्रुप के बंदे को ये हो सकता है, इसके अंदर डिफाइंड पैटर्न नहीं है, किसी को अर्ली एज में हो, किसी को लेट में हो सकता है किसी भी एज ग्रुप में। अच्छा, अगर यहाँ पर भी हम गट हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर्बल रेमेडीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। घर में नींबू पानी पी लिया, 7 अप में नमक डाल के पी लिया, इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज जो हैं वो घर पर की जाती हैं। तो उस हवाले से क्या कहेंगे, आपके हर्बल रेमेडीज करनी चाहिए? अच्छा, देखिए कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं, जिस तरह अगर आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के साथ, तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग, अ पावर ड्रग है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हम कह रहे हैं, लेमन, जिसको अगर ऑलरेडी एसिडिटी है, आप उसको लेमन देंगे तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, वो उसकी स्टमक एसिडिटी को बढ़ा देगा 3-4 टाइम्स। ठीक है। तो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हर्बल रेमेडीज नहीं करनी। अच्छा, नो डाउट हमने काफी डिटेल में सारी बीमारियां डिस्कस की हैं, तो अगर अब मैं डाइट की तरफ आऊँ, सारी जो हमारी ये बीमारियां हैं लिंक्ड हैं हमारे लाइफस्टाइल से और हमारी डाइट से, तो डाइट कैसी होनी चाहिए डॉक्टर साहब? डाइट के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप फाइबर का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, यानी कि आप अपनी डाइट में सैलेड्स रखें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूस का मतलब फ्रेश जूस है, नॉट मिल्क शेक्स। ठीक है, आपने फ्रेश जूसेस रखने। अगर आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपने जरा लिमिट डाउन करनी है, और वो भी आपने जरा थोड़ी सी माइल्डर फॉर्म में लेनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लेनी। ठीक है। फ्रीक्वेंट शॉर्ट मील्स रखें, ज्यादा देर मैदे को खाली ना रखें, और कोशिश करें कि अपना जो खाना है वो ब्लैक पेपर में बनाए तो ज्यादा बेहतर है उसके लिए। डॉक्टर उस्मान, अगर मैं आपसे कहूँगी एक छोटा सा हेल्दी सा डाइट प्लान अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, जिसमें कुछ अच्छे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, मिंट लीव्स या इस तरह की कोई चीजें हों। अगर हम सिंपल एक डाइट प्लान की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ यू वेक अप एट 8 तो आप ओटमील से स्टार्ट कर लें। ठीक है। बाय 10 आपको एक फ्रूट ले लीजिए, दोपहर खाने में आप सैलेड्स का पोर्शन अपना बढ़ा लें, किकम्बर, लेटस, आइसबर्ग, व्हाटएवर डीम फिट, वो आप ऐड कर लीजिए। 3 या 4 बजे कोई भी ऐसा बिस्किट जिसके अंदर फाइबर मौजूद हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ बेकरी बिस्किट्स, कोई फाइबरस वो ले लीजिए। और शाम को आपको एक चिकन का स्टीम या ग्रिल पीस लेना, तो दैट्स गुड इनफ। ठीक है। आपको एक बैलेंस डाइट भी बन ओवरऑल आपकी होल डे की डाइट है। ठीक है। ओटमील्स का इस्तेमाल आजकल करें, आजकल बहुत अच्छे उसमें आ रही फॉर्मुलेशंस आ रही हैं जिसमें सीड्स ऐड है। ठीक है। आप चिया सीड्स लें, फ्लैक्स सीड्स लें, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल स्टमक सिस्टम को बेहतर रखते हैं। अच्छा, ये तो हमने डाइट की बात की है। लाइफस्टाइल के ऊपर अगर मैं आऊँ तो एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए? स्टमक स्ट्रेचेस या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज? बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं। ठीक है। आमतौर पे मिसकंसेप्शन है कि आप जिम जाएंगे तो ही एक्सरसाइज होगी। फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी होल डे में होनी चाहिए कोई ना कोई। देखें, वो भी एक मिसनॉर्मल है। आप कहते हैं कि जी मैं सारा दिन घर में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं सारा दिन ऑफिस में चल रहा हूँ, तो ये मेरी वॉक है। वो वॉक नहीं है आपकी, वो आपकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज है। जो अपने घर में 5 मिनट ही निकाल के सेपरेट वॉक करनी है ना, वो आपकी वॉक कंसिडर होती है। ठीक है। आपको अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट विद अ 5 मिनट वॉक, और आप हर रोज 1 मिनट ऐड करते हैं। अच्छा, अगर मैं जूसेस के हवाले से डॉक्टर उस्मान बात करूं, कहा जाता है कि फ्रूट्स को डायरेक्टली खाना चाहिए, जूसेस के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। ये मिथ है या कोई एक्चुअल ये मतलब इसके अंदर भी 2 सेग्रीगेशन है, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप फ्रेश जूस के अंदर क्योंकि रिफाइंड शुगर्स आ जाती हैं, ठीक है, तो जो लोग डायबिटिक है उनके लिए फ्रूट जूसेस नहीं है, उनके लिए एज अ होल फ्रूट है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, यंग एज के ग्रुप पे, उनको क्योंकि हाई शुगर्स चाहिए होती हैं, तो उनके लिए दैट्स परफेक्टली फाइन।
वो ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर उस्मान, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं, डाइट डिस्कस कर ली, लाइफस्टाइल डिस्कस किया, बीमारियां, उनकी प्रिवेंशन, सिम्टम्स, सब कुछ डिस्कस किया। तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ 3 लाइफस्टाइल टिप्स बताएं जो उनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करने चाहिए। जो सबसे पहले तो जी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, मतलब 8 से 10 ग्लास पानी जो है ना अपने रूटीन में लेना है। दूसरे नंबर पे अपनी डाइट में सैलेड जरूर ऐड करें, चाहे माइल्डर फॉर्म में हो लेकिन करें जरूर। जो आपको चीज पसंद ज्यादा आती है वो लीजिए। तीसरे नंबर पे 5 मिनट की वॉक लाजमन अपनी डाइट में रूटीन के अंदर रखें। ये ऐसा लाइफस्टाइल चेंज है जो आपको एंटी एजिंग के बेनिफिट्स भी देता है, आपको डॉक्टर के पास जाने से भी रोकता है, आपके स्टमक हेल्थ को भी बेहतर करता है। तो ये 3 चीजें आपको परफेक्टली फाइन रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर उस्मान, अभी आपने पानी की बात की, हाइड्रेशन की। अच्छा सुबह सवेरे लोग ये करते हैं कि गर्म पानी पीते हैं सुबह सुबह उठ के, या नॉर्मल पानी भी पीते हैं, तो इज इट गुड? हर एक ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग लेमन वाटर भी ले रहे होते हैं सुबह, जस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर जो है वेट एंड एवरीथिंग, लेकिन वो हर एक को सूट नहीं कर रहा होता। कुछ लोगों को बहुत अच्छा सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। तो आमतौर पर जस्ट रूम टेम्परेचर वाटर इज फाइन, गर्म पानी अवॉइड करें। बिल्कुल, हाइड्रेशन के साथ साथ लाइफस्टाइल, डाइट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर हम देखते हैं कि इस चीज पर फोकस नहीं रखते कि पैसे ज्यादा लगेंगे, फिर जब बीमार होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैसे वहां पर लग रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।